Hi guys and welcome back to the Study Squad channel. I was teaching you the NCERT of class 6. Now we are in the chapter 3. फाइनली ये पार्ट लास्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था, शायद आपको याद भी होगा, यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। चलो अब इससे आगे पढ़ते हैं। कल मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था कि क्या होता है घूर्णन, यानी पृथ्वी पर घूर्णन की गति के कारण, यानी एक मोशन होता है घूर्णन। पृथ्वी की दो गतियां हैं, मैंने बताई थी कल, एक तो घूर्णन है, एक तो परिक्रमण है। ये कौन सी वाली गति है? ये है घूर्णन, जो जिसमें क्या होता है एक तरफ हो जाती है, यानी ये अपने अक्ष पर घूमती है ऐसे करके, ठीक। जब ये अपने अक्ष पर ऐसे ऐसे घूमेगी गोल गोल एक ही ऐसे करके, समझ गए, तो क्या होगा, एक तरफ जौन सा जो भाग सूर्य के तरफ होगा वो तो उस भाग में क्या होगा, दिन, यानी यहाँ डे है, डे माने दिन। और जो भाग उसके पीछे होगा उसे बोलते हैं नाइट, यानी रात। और जिस टाइम मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यानी हम कहाँ हैं, हम इस वाले हिस्से पे हैं, इस वाले पे, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ये वाला डायग्राम है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा बहुत अच्छे से, ध्यान रखना बहुत अच्छे से, बस आपको समझ आना चाहिए और तब आपको पता चलेगा मौसम कैसे बदल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं 4 वर्षों यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट, और ख़ुद भी पढ़ना साथ में, ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ मैं। क्योंकि बात ये होती है, अगर आप खुद साथ में पढ़ते हो तो आप इंगेज रहते हो इसमें। जब इंगेज रहोगे तो आपको जो ध्यान या इधर उधर भटकाव होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। ये तो आपको बताया ही था, कल मैंने आपको ये एक्सप्लेन भी किया था मैथमेटिक्स तरीके से। इसके अतिरिक्त दिन को जो ये अतिरिक्त दिन होता है ना, उसको किस में जोड़ते हैं, फरवरी में। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है, ठीक है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 की नहीं होता, 28 के बदले कितने में होगा, 29 दिन की। यानी हर चौथे साल में क्या होगा, फरवरी में एक दिन बढ़ जाएगा, 29 तारीख की फरवरी होती है। वैसे नॉर्मली क्या होता है, फरवरी 28 दिन की होती है, लेकिन हर चौथे साल में, मतलब अगर 2024 में हुई तो 25 में नहीं होगी, 26 में नहीं होगी, 27 में नहीं होगी, और 28 में फिर से ये कितने की हो जाएगी, फिर से 29 दिन की फरवरी हो जाएगी। समझ आया, हर चौथे साल में, ये बताया इसमें, ठीक है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे क्या बोलते हैं, लीप वर्ष। ये तो बहुत आसान था, पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। मैंने बता दिया 29 को, सॉरी 28 को, 2028। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगर ये रहा 3.3 वाला, ठीक है। कैसे, कौन से वृत्ताकार में है, ये दीर्घवृत्ताकार है। ये देखो मैंने एक बार बताया था, दीर्घवृत्ताकार का मतलब होता है गोल तो है लेकिन ऐसा गोल है जो लंबा गोल है। यानी ये देखो परफेक्ट गोल कैसा होता है, ऐसा बिल्कुल गोल, देखना अभी ये वाला गोल है, लेकिन ये इस तरीके के नहीं है, ये इस तरीके की है। देखो ये जो चक्कर लगाती है पृथ्वी इस तरीके से लगाती है, ये रहा दीर्घवृत्ताकार, ठीक है, इसको दीर्घवृत्ताकार बोलते हैं। वही यहाँ बताया गया 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। ये था दीर्घवृत्ताकार, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर आपको कोई पूछे दीर्घवृत्ताकार का मतलब क्या होता है, तो दीर्घवृत्ताकार का मतलब ऐसे, ठीक है, ये होता है दीर्घवृत्ताकार। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिप्टिकल, ठीक है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। आपको पता है ये पूरे कक्षा में एक ही दिशा में झुकी हुई रहती है। देखो ये रही ना झुकी हुई, यहाँ भी इधर ही झुकी है, यहाँ भी इधर ही झुकी है, देखो यहाँ भी इधर। ये लाइन जो अक्ष वाली है वो ऐसी ही रहेगी, समझ गए हो। यहाँ आएगी लेकिन रहेगी ऐसी, फिर यहाँ से यहाँ भी आएगी लेकिन रहेगी ऐसी, फिर यहाँ से यहाँ भी गई लेकिन रही ऐसी अक्ष वाली, फिर यहाँ वापस आ गई फिर भी ऐसी है, ठीक है। यही आगे बता रहा हूँ। कहाँ आ गए थे, हाँ ये देखो, ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है, ठीक है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। यानी एक वर्ष जो होता है हमारे यहाँ, वो हम कौन से ऋतुओं में बांटते हैं, 4 ऋतुओं में बांटते हैं। यानी उसमें क्या होती है, गर्मी होती है,
ठीक है। सर्दी होती है जो अभी चल रही थी। वसंत होता है जो इसके बाद आएगा। शरद होती है, यानी जब बारिश वगैरह होती है ना उसके बाद जो शरद ऋतु आती है, यानी वहाँ पे पत्ते बहुत हरे होते हैं और एक तरीके से बहुत ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है। शरद ऋतुओं में क्या होता है कि मौसम एकदम किसके तरफ जाता है? शरद ऋतु में मौसम किसके तरफ जाएगा बताओ? शरद शरद ऋतु में मौसम एक तरीके से ठंड की तरफ जाता है। ठीक है, इतना समझ गए ना? चलो आगे बढ़ाता हूँ। खैर, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा था। अगर आपको पीछे वाले चैप्टर जो भी मैंने पढ़ाए हैं वो अगर आपको याद नहीं है या रिपीट नहीं किए हैं तो शायद आपको आगे वाले जितने भी चैप्टर हैं वो कभी भी समझ नहीं आएंगे। ये तो चलो 6 क्लास की एनसीईआरटी है, 7th की पढ़ाऊँगा तो और कठिन लगेगी, 8th की पढ़ाऊँगा उससे भी कठिन है, और 9th आते आते आपकी हवा टाइट हो जाएगी, समझ लेना। अभी मैं बता रहा हूँ अच्छे से कि अभी भी जो पढ़ा रहा हूँ अच्छे से रिपीट कर लो, वरना अगर 11th क्लास की एनसीईआरटी किसी के सामने रख दूँ ना तो अच्छे अच्छे की हवा निकल जाती है। ठीक है, समझ लो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है वो, इसीलिए बोलते हैं एनसीईआरटी है वो। रिपीट करा करो, अच्छा रहेगा। समझ आया? वरना दिक्कत आपको ही होगी, मुझे क्या, मैं तो चलो पढ़ा दूंगा कैसे भी। अच्छा, आपको ये पता है, वैसे मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई अभी, एक सेकंड रुक जाओ, क्योंकि मैंने इसका डायग्राम नहीं लगाया तो वो मैं डायग्राम देख लूँ पहले, है कि नहीं है। देख रहे हो रात में कितनी तेज़ चिड़ियाँ शोर कर रही हैं, फिर भी इतनी रात में भी। ये वाला लगा देता हूँ, एक ये वाला, तो बहुत है अभी। ये एक्सप्लेन करूँगा आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो देखो, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पहले। देखो, आपको ये पढ़ाया था कि जब सूरज की रोशनी ऐसे निकलती है तो ये इस हिस्से पे ज़्यादा जाती है, ठीक है, ये वाले, समझ गए ना? इस वाले हिस्से पर ज़्यादा जाएगी तो क्या होगा पता है? ये वाला हिस्सा ज़्यादा गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, इतना गर्म हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं होगा। इसीलिए इस रीजन में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ये वाले हिस्से में, ट्रॉपिकल रीजन में। इसीलिए बारिश क्यों होगी ज़्यादा? जब पानी, सीधी सी बात है, जहाँ ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ ज़्यादा पानी भाप बन के उड़ेगा और बादल ऊपर बनेंगे, और जब बादल ज़्यादा बनेंगे तो नीचे बरसेगा। इसीलिए, और बरसेगा तो सारी जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और वहाँ पेड़ पौधे उग जाएंगे, ठीक है। ये होती है इसकी पीछे की लॉजिक। और ये देखो, यही जो पढ़ा रहा था, ये देखो कितना लाल है, क्योंकि यहाँ पर, यहाँ भारत भी है, देखो ये एक्सप्लेन कर रहा था जो मैं, ये रहा भारत। मैं अलग कलर को अलग कर दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ, ये रहा भारत, दिख रहा है? ये रहा भारत, तभी यहाँ गर्मी इतनी होती है हमारे यहाँ, ठीक है। ये अफ्रीका है पूरा, इसमें बहुत सारे देश हैं ये वाले में, ठीक। चाइना पता कौन सा है? ये रहा चाइना। ये उत्तर कोरिया है, ये दक्षिण कोरिया है। लिखा नहीं है लेकिन मुझे याद है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। फिलीपींस, जापान, ठीक। ये मंगोलिया है, ये रशिया है ऊपर वाला, ठीक। ये सारे मिड, जो मिड ईस्ट वाली कंट्री हैं वो सारे हैं। ये वेस्ट एशिया है, यहाँ पर ये वाला बता रहा था, ये वाला, ठीक है। और ये अमेरिका है,
अमेरिका मतलब पूरा महाद्वीप है, लेकिन ये यूएसए है। ठीक है, इसका एक रीज़न ये है। और ये इधर है जो मैक्सिको है। ठीक है, और ये क्या है, ये साउथ अमेरिका है। ये इसमें जो बड़ा है ये ब्राज़ील है। यहाँ देख रहे हो कितने कंट्री ऐसे हैं जो सारे गर्मी के चपेट में हैं। यानी देखो इतने हिस्से में गर्मी लग रही है। ठीक है ना, समझ गए ना। ये वाले देखो मैं कर रहा हूँ, जो लाल है बीच का वो क्या है, उस हिस्से में बहुत सारी गर्मी है। ठीक, इतना समझ गए ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये ऋतुओं में समझाना बहुत ज़रूरी होती है, कहाँ पर ज़्यादा धूप पड़ रही है और कैसा मौसम बदल रहा है। ठीक, ये सामान्यता मैंने आपको दिखा दिया। और मैं क्या बता रहा था, मैं वो भूल गया, एक सेकेंड रुक जा। हाँ, एक वर्ष को क्या करते हैं, 4 ऋतुओं में बांटते हैं। एक होती है गर्मी, सब जानते हैं, सर्दी सब जानते हैं। ठीक है, ये होती है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में क्या होता है कि जो भी अपने पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर जो हरी पत्तियाँ होती हैं, फूल होते हैं, वो सारे आते हैं वसंत ऋतु में। शरद ऋतु में होता क्या है, अच्छा आप ये जानते हो पतझड़ होता है, जैसा पतझड़ समझते हो ना, स्प्रिंग सीजन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और उसमें क्या होता है, सारे पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं, ये होता है शरद ऋतु, वो अब आने वाला है। ठीक है, ऋतुओं में परिवर्तन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी, एक सेकंड में इसको मिटा दे रहा हूँ क्योंकि आपको दिखाई ना दे, क्या पता। देखो जो भी आपको ना समझ आए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और शायद हो सके तो ग्रुप में डाल देना मैसेज, और पॉसिबल हो अगर नहीं कोई रास्ता हो आपके पास तो अपने तरीके से देख लेना, बट कोशिश ज़रूर करना समझने की कि ये आपके बहुत काम आएगा। देखो मैं बना रहा हूँ इतनी रात में वीडियो सिर्फ इसलिए कि ताकि आप पढ़ सको, फिर भी आप समझने की कोशिश करो, मेरा इसमें कुछ भला नहीं है। क्योंकि मैं चाहूँ तो इंग्लिश में भी बना सकता हूँ, बट मैं हिंदी में इसलिए बनाता हूँ तो क्योंकि आप लोग सारे देख सको। ठीक है, फिर भी आप समझो, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारा कंटेंट है, ऑलरेडी बहुत सारा है, मैं भी उसमें ऐड ऑन कर दूंगा, कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन हिंदी में बहुत कम है, इसीलिए बच्चे हिंदी वाले रह जाते हैं पीछे। इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हिंदी वाला जो भी हिंदी मीडियम के उनको सारा कंटेंट मिले, इसीलिए मैं पढ़ाता हूँ इस चैनल पे पूरा हिंदी में। पढ़ाऊँगा इंग्लिश में भी, लेकिन अभी मैं हिंदी में इसलिए पढ़ा रहा हूँ, और साथ में इंग्लिश भी बता देता हूँ ताकि किसी को दिक्कत हो तो वो इंग्लिश भी जान सकें। ठीक है, चलो अब ये क्यों होता है, ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है, ये समझ गए ना। ये वाला सीजन देखो, ये देखो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इतनी रात में डेली ये कुत्ता भौंकने लगता है, दिमाग ख़राब करता है। कितनी भी रात में बनाओ कोई फ़र्क ही नहीं है। ये देखो, आप ये देखो, ये बीच में क्या है, सूरज। ठीक है, और इधर से ये रोशनी निकल रही है इसकी चारों दिशाओं में, ये देखो जा रही है, ये रोशनी है इसकी, और साथ में गर्मी भी ले जा रहा है। ठीक, ये इधर जा रही है। इतना तो समझ ही गए हो ना, बेसिक है ये तो, दिख रहा है ना। ठीक, अब जब आपने ये जान लिया कि ये क्या होता है, ध्रुव, और ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ये कौन सी लाइन है बताओ, ये अक्ष है। मैंने कल आपको अच्छे से बताया था पृथ्वी कितना डिग्री झुकी हुई है अपने, जो इसका ये वाला है बेस, यानी इसको बोलते हैं कक्षीय समतल। ठीक है, कक्षीय समतल होगा, क्योंकि मैं हिंदी भूल गया था इसलिए थोड़ा अटक गया था। ये देखो ना, कक्षीय समतल 66.5 डिग्री झुकी हुई है, और मैंने यहाँ भी आपको दिखाया था, देखो कक्षीय समतल ये रही, और ये कितना डिग्री झुकी हुई है, देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो कितना डिग्री झुकी है, 66.5 डिग्री। और यही है जो, इसी वजह से ये क्या होता है, ये घूमती है अपने अक्ष पर। ये देखो यार, ये ध्रुव से, और नीचे जो आ रही है ये कौन सी लाइन है बताओ, ये अक्ष है। इसी अक्ष के कारण ही ये अपने ऐसे झुकी रहती है, दिख रही है ना आपको, ये क्यों झुकी है ऐसी, देखो झुकी है ना, ये देखो झुकी है, ये वाली लाइन देखो अच्छे से, और यही इस डायग्राम में है, देखो झुकी हुई है ना ऐसी। ठीक है, यानी इधर टिल्ट है, यानी झुकी हुई है 66.5 डिग्री। तो इधर आएगी, पृथ्वी ऐसे घूमती है, देखो एरो बना है, पृथ्वी ऐसे घूमती है वेस्ट टू ईस्ट। अब इधर आएगी, फिर इधर से इधर जाएगी, आप देखो ऐसी ही झुकी रहेगी। इन्हीं के हिसाब से मौसम बदल जाते हैं। अगर सूर्य की किरणें, ये मैं एक्सप्लेन बाद में कर दूं क्योंकि अच्छे से समझ आएगा, मैं जूम करके अच्छे से बना बना के दिखा दूंगा। अभी मैं कुछ और भी आगे बढ़ा दूं ताकि
बाद में लेट ना हो जाओ, बहुत पढ़ाना होता कभी कभी। ठीक है, इतना है, लेकिन इसको बता ही दे रहा हूँ पहले। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ठीक है, किसके कारण होता है ये समझा दिया। अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये एक्टिविटी यहाँ से चित्र से देखो, ठीक है। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, या उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। ठीक, कौन से जून को? 21 जून को। 21 जून को क्या हो गया? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका हुआ है। ठीक है, आप ये देखो, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध किधर झुका है, ये देखो। और उत्तरी गोलार्ध कहाँ से, कैसे पता करते हैं उत्तरी गोलार्ध है ये देखो, ये है उत्तरी गोलार्ध। कौन सा हिस्सा ज़्यादा झुका हुआ है? देखो, ये वाला कितना बड़ा हिस्सा है जो सूरज की तरफ है, यही बोल रहा है, ये झुका हुआ है ना, इधर देखो, यही इसमें बता रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है, ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है। ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, तथा उत्तरी ध्रुव है रेखा के बाद, उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। ठीक है, ये समझो, मेन चीज़ यहाँ है, बहुत ही ज़्यादा मेन। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ तक कर दूँ पहले। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। ठीक है, 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या बोलते हैं? उत्तरी अयनांत। अच्छा, आप खुद ही बताओ, अगर दिन बड़ा हो जाएगा तो रात छोटी हो जाएगी, क्योंकि बेसिकली होना क्या है, 24 घंटे ही। अगर दिन हो गया 15 घंटे का, तो अब जो रात बचेगी वो कितने घंटे की बचेगी? 9 घंटे की, है ना। दिन छोटा हो गया फिर से, और रात, सॉरी, ऐसे ही अगर रात हो गई, मान लो ये यहाँ पर रात है, रात इतनी हो गई, रात हो गई मान लो 19 घंटे की, और दिन कितने का बचा? 5 घंटे का। समझ गए ना, ये है बेसिकली, ये मतलब है। जितना 24 घंटे में से ही निकलेगा ना, बात तो ये है, चाहे कौन सा भी बड़ा हो जाए। तो 21 जून को क्या होता है? 21 जून को होता क्या है? दिन बहुत बड़ा होता है, यानी 21 जून को दिन बड़ा हो जाएगा, ये हो गया दिन, और रात बहुत छोटी होती है उस दिन। ठीक है, इतना समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण, अब जो दक्षिण ध्रुव होता है वो किधर झुक जाता है? सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाले ग्रीष्म ऋतु होते हैं या होती हैं। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत यानी दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व कब मनाया जाता है, पता है आपको? अच्छा, आपको ये पता होगा, जो ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में एक पर्व मनाया जाता है, क्रिसमस। ठीक है, जैसे यहाँ क्रिसमस मनती है 25 दिसंबर। अरे एक सेकंड, चलो मैं कहाँ समझाऊँ, यहाँ देखो, जैसे 25 दिसंबर में क्या होता है, यहाँ पे दिसंबर को यहाँ होती है बहुत ज़्यादा ठंड, यानी ठंड होगी 25 दिसंबर को। एक सेकेंड, यहाँ क्या होगी? ठंड। और 25 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में क्या होगी? गर्मी। क्यों? इसलिए ये वाली चीज़ों की वजह से, ये परिक्रमण की वजह से, ये घूर्णन नहीं है, ये परिक्रमण है। ठीक है, आगे 21 मार्च 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं।
ठीक है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। 27 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। ठीक है, जब उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, वसंत ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, शरद ऋतु। उल्टा ही होता रहता ना। जैसे अब यहाँ क्या आएगी बताओ, जैसे अब मान लो अब यहाँ पे आ गई शरद ऋतु, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या चला जाएगा, वसंत ऋतु। सीधी सी बात है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी की घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ये आपको बहुत अच्छे से बता दिया। ठीक है, अब और कैसे बताऊं मैं तुम्हें यार, पेन चेंज कर लूं तब समझाऊं। ठीक है, इतना मैंने पढ़ के आपको दिखा दिया ताकि आप खुद भी पढ़ सको। अब मुझे इसको मिटा लेने दो और मुझे एक डायग्राम बनाने दो ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूं ये सारी बातें अच्छे से। जैसे अभी अगर आपने यहाँ पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा 21 जून की घटना के बारे में बताया गया। ठीक है, 21 जून को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर या सूर्य की तरफ झुका होता है। ठीक है, 21 जून को क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ बनाऊँ एक ब्लैंक पेज लेकर, ठीक, जैसे ये देखो ना, यह पृथ्वी। ठीक है, हम्म, तो क्या है पता है, सूरज है। अब ध्यान से समझो, पता नहीं क्या बन गया लेकिन फिर भी कोशिश करो। ये देखो पृथ्वी है और पृथ्वी पर ये मैं डाल रहा हूँ वो क्या है, अक्ष है। ठीक है, अक्ष। आप ये देख रहे हो अक्ष कितना झुका हुआ है, इस साइड। ठीक है, पृथ्वी यानी इस साइड झुकी हुई है, इस साइड। ठीक, अब ये जब घूमेगी पृथ्वी, इसका चक्कर लगाएगी तो इधर आएगी, और फिर यहाँ भी जब बनेगी ये तो ये इधर भी ऐसी ही रहेगी। ठीक है, ये देखो आ गई, लेकिन क्या हो गया, ये झुकी इधर ही है। फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ ड्रॉ करके। मैं आपको चाहूँ ये अच्छे से बता भी सकता हूँ, बस आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो इधर ही झुकी है। अगर मैं इसको गायब कर देता हूँ और फिर से दोबारा से बनाता हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ाने के लिए, क्योंकि करना ही पड़ता है। देखो वीडियो बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो आपको आ जाएगा सब। वो आएगा जो शायद आपकी क्लास में किसी को नहीं आता होगा। ठीक है, जैसे कि अगर दीर्घ वृत्ताकार एक रूट बनाता हूँ, रास्ता, इस रास्ते पर ये पृथ्वी जाएगी। पृथ्वी ये है, देखो यहाँ से इसे इरेज करता हूँ, इसे इरेज कर देता हूँ। ये क्या है, पृथ्वी। ये देखो इधर जा रही है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलती कर दी। कलर चेंज करके इसमें कुछ और डाल देता हूँ, पीला कलर से अक्ष डाल देता हूँ। ये देखो झुकी हुई है ना पृथ्वी, ये नहीं झुक, देखो ऐसे घूमेगी, इसका अक्ष इधर भी ऐसा ही रहेगा। यानी अगर मैं यहाँ भी बनाऊँगा तो इधर ही ऐसे ही बनेगा। फिर यहाँ से यहाँ चली जाएगी पृथ्वी, तो यहाँ भी ऐसा ही रहेगा अक्ष। ये जो अक्ष है वो इधर ही रहेगा झुका हुआ, समझ गया ना। कुछ भी हो जाए इधर ही रहेगा। फिर यहाँ से यहाँ भी जाएगी ऊपर,
तो यहाँ भी ऐसे ही झुकी रहेगी पृथ्वी, ऐसी, इसी का इसका जो अक्ष है वो ऐसा ही बना रहेगा। ठीक है, यही यहाँ बताया गया था, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया, बस ये आपको समझना था बहुत पहले ही, फिर भी आपको यहाँ दिक्कत होती है, क्या कर सकते हैं। सूर्य की किरणें क्या होती हैं, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कौन से टाइम पे, 21 जून के टाइम पे क्या होता है, कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ जाती हैं। समझ आया। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में क्या होती है, ऊष्मा अधिक हो जाती है, यानी बहुत गर्मी पड़ती है। और ध्रुवों के पास क्या हो जाए, ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती। सीधी सी बात है, आपको इतना बताया था मैंने कि पृथ्वी के बीच वाले हिस्से पर ज़्यादा गर्मी आती है। ठीक है, तो वहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बन जाता है, और ध्रुवों पर जहाँ सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं, ठीक है, इस वजह से वहाँ गर्मी नहीं हो पाती ज़्यादा, और वहाँ ठंडा मौसम हो जाता है, इसीलिए बर्फ़ जम जाती है। यही एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। मैंने बताया था ना, सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो कम ऊष्मा होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। कहाँ की बात चल रही है, ध्रुवों की। ये देखो ध्रुवों की बात चल रही थी, ये देखो ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं, तिरछी। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, जो उत्तरी ध्रुव होता है ये वाला सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, इधर सूर्य की तरफ। तो क्या हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले क्षेत्र या बाद वाले भाग पर लगभग कितने दिन तक, 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। ये पता है आपको। देखो आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकंड को, यहाँ देखो, देखो देखो भाई साहब, ध्यान कहीं और मत लगा लेना, नहीं तो पता चले जितना पढ़ाया सब गायब हो जाए। ये देखो, देखा, यहाँ देखो, ये मैं डाल रहा हूँ वो लाइन जो आपको ये बताएगी कि ये क्या है। यानी अगर ये लाइन आ गई विषुवत, तो आप ये देख पा रहे हो जरा कि कौन से भाग में सबसे ज़्यादा रोशनी जा रही है, मतलब देख पा रहे हो, गर्मी लगातार यहाँ रहेगी। ये नहीं जो भी अलग कलर से, लाल कलर से करूँगा, ये पीला मैंने अलग करने के लिए बोल कर दिया, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, ये देखो कितने बड़े हिस्से पे गर्मी आ रही है, देखो, सॉरी रेड पेन, एक सेकेंड। ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले लाल वाले हिस्से पे लगातार कितने महीने तक, 3 महीने तक सूरज की रोशनी पड़ती रहेगी ऐसी। ठीक है ना, क्योंकि सूरज, सीधी सी बात है, ये पूरा चक्कर लगाने में कितने दिन लगते, 365, और 3 महीने कितने का होता है बताओ, 90 दिन का होता ना, तो 9 तिया 27, समझ आया, 270 दिन। फिर उसके बाद यहाँ आपको देखा तिया, और फिर उसके बाद और कितने कितने दिन और बचे, 90, प्लस करो इसमें, तो 7 7 14 2 16, और एक 3, 360 दिन हो गए ना। समझ गए ना क्यों 3 महीने रहेगा इधर। समझा दिया, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना इतना बढ़िया नहीं लगता, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ ताकि बच्चे समझ जाएं, क्योंकि बार बार चीज़ें अगर वही बताऊँगा तो फिर रिपीट होता रहेगा, इसीलिए फिर दिक्कत होती है, कुछ नया नहीं बता पाते। देखो इस वाले हिस्से पर लगातार, इस वाले हिस्से पर लगातार गर्मी बढ़ती रहेगी, और यहाँ क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में। आप ये देख पा रही है कौन सा गोलार्ध है, ये वाला देखो, यहाँ से जो झुकी हुई है ना पृथ्वी, तो ये उत्तरी गोलार्ध है, ये वाला। एक सेकंड रुको, मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ कौन सा उत्तरी गोलार्ध है। ये वाला जो है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, तो इस वाले हिस्से पे गर्मी ज़्यादा आ गई ना, गर्मी आ गई, इसी वजह से क्या हो गया, यहाँ देखो इतने बड़े हिस्से पर जब लाल कलर हो गया, तो मतलब इतने बड़े हिस्से पर ज़्यादा गर्मी है, तो इसीलिए ऊपरी वाले गोलार्ध में क्या हो जाते हैं, गर्मी, और नीचे वाले गोलार्ध में उसका उल्टा हो जाता है। यानी यहाँ सूरज की रोशनी डायरेक्टली पहुँच नहीं रही, तो यहाँ क्या हो जाएगी, ठंड। समझ आ गया। फिर यही वाली पृथ्वी यहाँ घूम के आ जाएगी। ठीक है, आ गई मान लो यहाँ पर, अब फिर से ऐसी झुकी रही है अपने अक्ष पर। ठीक है, और अपने अक्ष पर घूमती रहेगी ऐसे करके।
ठीक। और अक्ष पर झुकी हुई है, साथ में घूम भी रही है। तो आप ये देख पा रहे हो, ये सूरज की जब किरणें गिरेंगी तो कहाँ गिरेंगी पता है? ये अब यहाँ सीधे गिरेंगी, मकर रेखा पे गिरेंगी या कर्क रेखा पर, ये बताओ। अगर ये कोई बता सकता है तो जानूँ। अब सीधी सी बात है, ये ना मकर रेखा पे गिरेंगी ना कर्क रेखा पर, ये सीधी सीधी विषुवत रेखा, विषुवत जो रेखा है उसी पे गिरेगी। समझ आया? तो क्या हो जाएगा इधर, इधर हो जाएगी शरद ऋतु। ठीक है। अभी आप निकल के कहाँ से गए थे, पता है ना आपको? आप अगर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु में थे, तो आप जब निकलोगे तो यहाँ कौन से ऋतु से निकलते हुए जाओगे? शरद ऋतु से। शरद ऋतु से जब निकलते हुए जाओगे तो क्या होगा? सॉरी, हाँ। और फिर इधर आ जाओगे दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में, दोनों साथ एक ही साथ बता रहे हैं कि यहाँ क्या क्या होता है। देखो, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी, उसे उत्तरी अयनांत बोलते हैं क्योंकि यही झुकी हुई है इधर। और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी, ये समझ गए? ठीक है। अब इस पोजीशन पे क्या होगी, जब ये ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी से निकलती हुई जाएगी तो सर्दी की तरफ ही तो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है। तो अब क्या पड़ेगा, अब पड़ेगी शरद ऋतु उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या पड़ेगी? वसंत ऋतु। सीधी सी बात है। फिर इधर देखो, अब ये कौन से महीने की बात चल रही है, यहाँ महीना भी लिखा है 22 दिसंबर। ठीक है। यहाँ क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में। ये देखो, अब इस हिस्से में जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें 6 महीने तक लगातार रात रहेगी, और इसमें 6 महीने तक लगातार क्या रहेगा, दिन। ये देखो मैं दिखा भी दे रहा हूँ, 6 महीने तक लगातार यहाँ सूरज निकले ही रहेंगे। कौन सी जगह है ये देखो, ये ध्रुवों के पास, ये वाली जो हिस्सा है, ये वाला, यहाँ लगातार कितने महीने तक, 6 महीने तक दिन रहेगा इस पोजीशन पे 21 जून के बाद की। समझ आएगा? जब 21 जून होगा तो 21 जून को उत्तरी अयनांत बोलते हैं। ठीक है। गर्मी के सीजन में, यानी जब इसकी जो रोशनी होती है वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, ये है कर्क रेखा। समझ आए? ये मकर रेखा है, इस पर सीधी पड़ रही है। देखो, जब इस पर पड़ेगी तो उस टाइम क्या होगा, उसके जो ऋतु है, जो ग्रीष्म ऋतु है, उस टाइम जो ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव, वहाँ लगातार 6 महीने तक दिन रहता है। ठीक है। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और इसके इस पोजीशन पे देखो, 22 दिसंबर में, 22 दिसंबर यानी ठंड के मौसम में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध देखो आप, आपको ये तो समझ ही आ गया होगा। यहाँ देखो, किस हिस्से पर ज़्यादा सूरज की रोशनी गिर रही है बताओ? इस हिस्से पर गिर रही है, यानी मकर रेखा पर। ये देखो, मकर रेखा ये है। ठीक है। ये नहीं गिर रही, यहाँ तिरछी हो गई, देखो कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा अपनी वाली है जहाँ पर गर्मी पड़ती है। ठीक ठाक। तो अब ये क्या, यहाँ क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर को क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु हो जाएगी, क्योंकि ये अब ये कहाँ पड़ रही हैं सूरज की किरणें, ये दक्षिण गोलार्ध में पड़ रही हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगी, यहाँ गर्मी हो जाएगी दक्षिण गोलार्ध में, और अपने यहाँ जहाँ, यहाँ क्या होगा, ठंड। समझ गए ना? इसीलिए तो बोल रहे हैं कि ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ नहीं आती। अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो धीरे धीरे ही आएगा, समझो। नहीं आएगा तो ऐसा नहीं है, एक्सप्लेन करूँगा 2-3 बार तो समझ आ जाएगा। आज नहीं आएगा तो कल कर दूँगा। ठीक है। बस आप कमेंट सेक्शन में बता देना, आपको नहीं समझ आया तो फिर से मैं बता दूँगा, और अगर और ना समझ आए तो फिर बता दूँगा, समझ आ जाएगा। और अगर हो सके तो रिपीट करते रहना इसको, तो अच्छे से समझ आएगा। मैंने समझाया सब है, कोशिश पूरी की है, क्योंकि आप नए हो, कभी पढ़ा नहीं है, तो इसीलिए आपको डिफ़िकल्ट लगता है। सबको लगता है एनसीईआरटी है भाई साहब, एनसीईआरटी होती है, डिफ़िकल्ट होती है। ठीक है। शरद ऋतु यह है वसंत ऋतु। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में क्या है, वसंत ऋतु। अब हम कहाँ से निकल रहे हैं, अब हम ठंड से निकल रहे हैं, तो यानी अब हमारे यहाँ क्या आएगा, वसंत ऋतु आएगा। ठीक है। अगर मैंने पीछे वीडियो में कुछ गलत बोल दिया तो शायद मैं भूल गया होगा, लेकिन फिर भी मैंने वसंत ऋतु बोला हो तो कोई दिक्कत नहीं। वसंत ऋतु कब आती है, जब यहाँ सर्दियाँ ख़त्म होती हैं हमारे यहाँ, तो अब ये आएगी वसंत ऋतु। और नीचे वाले में क्या हो जाएगी, यानी दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगी, शरद ऋतु। ठीक है। क्या, शरद ऋतु। कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो बोलना थोड़ा टिपिकल होता है। ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया पूरा अच्छे से, आपका चैप्टर समाप्त हो गया, अच्छे से बता दिया। विषुव कौन सी पोजीशन होती है, विषुव देखो ये वाली है, मैं बता भी दे रहा हूँ। देखो ये कौन सी पोजीशन है, विषुव है। विषुव के टाइम क्या होता है,
पृथ्वी की किरणें सीधी और सीधी कहाँ पड़ती हैं, लगातार सीधे जो बीच वाली रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, हाँ विषुवत व्रत, हाँ विषुवत व्रत पर पड़ती हैं, ठीक है। और वो कब आती है विषुवत व्रत वाली, जब ये पड़ती है तो गर्मी से जब निकलता है, यानी पृथ्वी जब गर्मियों में होती है तो धीरे धीरे कहाँ पहुँचती है, शरद ऋतु में। शरद ऋतु से होते हुए कहाँ जाती है, ठंड में पूरे अच्छे से। फिर ठंड से निकलती है तो कहाँ पहुँचती है, ठंड से अब जब निकल रही है तो बसंत ऋतु में, समझ गए ना। ये होता है। और वसंत ऋतु से फिर से निकलेगी, फिर कहाँ पहुँच जाएगी पृथ्वी, फिर गर्मियों में। अब हम वसंत ऋतु में पहुँच रहे हैं, ठीक है। जैसे ही वसंत ऋतु में पहुँचेंगे मार्च तक लगभग, मार्च के बाद, मार्च अप्रैल के बाद सीधे हम गर्मियों में प्रवेश कर लेंगे मई से, तो यहाँ गर्मी में आ जाएंगे हम। ये गर्मी वाला सीज़न है, ठीक है। ये चारों सीज़न बता दिए। चारों सीज़न कैसे, अभी देखो एक बार और समझा दे रहा हूँ। समझाने का मतलब मैं नेम बता दे रहा हूँ कैसे। देखो यहाँ आप थे कौन से पे, यहाँ आप थे वसंत ऋतु पे। यहाँ से पृथ्वी चली इधर तो यहाँ आ गए हम गर्मियों में, यानी ग्रीष्म ऋतु में। यहाँ से यहाँ चले तो हम यहाँ कौन से पोजीशन पर, कौन से सीजन में आ गए, शरद ऋतु में। और यहाँ से यहाँ चले तो कौन से में आ गए बताओ, शीत ऋतु में, यानी ठंड में। और फिर ठंड से निकलोगे फिर कहाँ से वापस पहुँचोगे, जैसे अभी हम ठंड से निकले तो कौन से सीजन में पहुँच रहे हैं, वसंत ऋतु में, ठीक है। समझ गए, सारे मौसम बता दिए कैसे बदलते हैं, अच्छे से याद रखना, बता दिए अच्छे से। तो आज आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। देखो अभ्यास स्टार्ट हो गया। यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन बताऊँ तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा अगर आपने सही से पढ़ा तो। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है उसको क्या बोलते हैं, घूर्णन या परिक्रमण। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो क्या बोलते हैं, आप बताओ, आपको पता होगा अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत व्रत पर किस दिन पड़ती हैं बताओ। विषुवत व्रत पर ऐसा कोई दिन बताओ जब विषुवत व्रत पर सीधी किरणें पड़ती हों। ना तो देखो 21 जून को पड़ेंगी और ना 22 पे। अब कौन सा बचा, 21 मार्च। देखो 21 मार्च को पड़ेंगी, देखो यहाँ लिखा भी होगा, कहाँ लिखा है, इधर ही कहीं होगा, हाँ देखो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती हैं। ये देखो पड़ती हैं 21 मार्च प्लस 23 सितंबर, समझ गए। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत व्रत, जो बीच वाली रेखा होती है विषुवत व्रत पर, किसकी, सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती हैं, समझ गए ना। यही बता रहा था। एक और क्वेश्चन देख लो। गर्मियों में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, गर्मियों में कहाँ मनाया जाता है, अभी बता दिया, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, ऋतुओं में परिवर्तन कौन सी गति से हो रहा है, परिक्रमण से। घूर्णन मत लगा देना, घूर्णन से दिन और रात होता है। जो घूर्णन गति होती है पृथ्वी की उससे दिन और रात होते हैं, और जो परिक्रमण होती है उससे ऋतुओं में परिवर्तन आता है, सर्दी गर्मी ऐसे करके, वसंत ऋतु शीत ऋतु, ये सारे मौसम बदलते हैं। बस हो गया आपका चैप्टर खत्म। देखो हो गया, कुछ नहीं बचा, अभ्यास स्टार्ट था यहाँ से। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव ए नाइस डे एंड जय हिंद।